अध्याय 1। तुम कौन होती हो? चार्ल्स, प्लीज मत जाओ। मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी बीमार, टूटी हुई आत्मा की अंतिम कोशिश। वो खड़ा था, दरवाजे के पास, सफेद शर्ट में, बालों को हाथ से पीछे करते हुए। बिल्कुल वैसे जैसे हर बार करता था जब कोई चीज उसे परेशान करती थी। पर इस बार वो मैं थी। उसकी आंखों में वो नरमियत नहीं थी जो एक ज़माने में हुआ करती थी। बस एक थकावट थी, मुझसे, मेरे आंसुओं से, मेरे अस्तित्व से। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, इज़ाबेल? उसका लहजा सख्त था, पर सबसे ज्यादा दर्दनाक था उसका थक जाना। मैं अब थक गया हूं। ये ड्रामा, ये हर बार की प्लीज मत जाओ, ये सब बकवास है। मैंने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की। मैं ड्रामा नहीं कर रही, चार्ल्स। मैं? कौन हो तुम, इज़ाबेल? उसने मेरी उंगलियों से खुद को छुड़ाते हुए कहा। मेरी मंगेतर तो नहीं। न मेरी प्रेमिका, न बीवी, न कोई रिश्ता है तुम्हारा मुझसे। तो इतने साल? मेरी आवाज में दरार थी। वो मेरी बेवकूफी थी, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ फंसा रहा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, किसी ऐसे के साथ जो मेरी बराबरी की है। मैंने कुछ कहना चाहा, पर जुबान ने साथ छोड़ दिया। वैसे भी, वो हंसा, वो बेरहम हंसी, मुझे और मेरे दोस्तों को शर्त लगानी थी। देखते हैं, इस बार कितने दिन लगते हैं तुम्हें फिर से रोते हुए मेरे पास आने में। मेरे भीतर कुछ टूट गया, शायद वो जो बचा ही कितना था। पर उसे क्या मालूम? उसे नहीं पता था कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मैं सच में बीमार थी। सच में मर रही थी। अध्याय 2। अब कोई इंतजार नहीं करेगा। कमरे की दीवारें आज कुछ ज्यादा चुप थीं। चार्ल्स के जाने के बाद मैं वहीं जमीन पर बैठी रह गई, जैसे किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। फोन की स्क्रीन अब भी जल रही थी। चार्ल्स की आखिरी कॉल लॉग। एक टेक्स्ट जिसे मैंने भेजा था और जिसे उसने कभी खोला भी नहीं। मैंने डॉक्टर को दिखाया है। रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं हैं। क्या तुम साथ चलोगे? कोई जवाब नहीं। अब कभी नहीं आएगा। धीरे से मैं पलंग तक खिसक गई। मेरे सिर में तेज दर्द था, जैसे कोई अंदर से चोट कर रहा हो। सीने में जलन थी, सांसें छोटी और भारी थीं। मैंने दराज से फाइल निकाली, मेडिकल रिपोर्ट्स की। डायग्नोसिस, लेट स्टेज लिम्फोमा। प्रोग्नोसिस, लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ट्रीटमेंट, पैलिएटिव केयर रिकमेंडेड। मेरे हाथ कांप गए। चार्ल्स से कहने की कोशिश की थी कई बार, पर हर बार उसने बात काट दी। या मुझे अटेंशन सीकर कह दिया। हर कोई कभी न कभी बीमार होता है, इज़ाबेल, उसने कहा था एक दिन। तुम्हारे साथ हमेशा कोई न कोई कहानी होती है। हाँ, होती थी। क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सुने। पर वो बस थक गया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और छत को देखती रही। कमरे में बस मशीनों की बीपिंग और मेरी धीमी सांसें थीं। चार्ल्स अब किसी और के साथ है। किसी परफेक्ट लड़की के साथ, जो न रोती है, न चिपकती है, न बीमार होती है। शायद वही उसके लायक थी। मैंने अलमारी खोली, उस बॉक्स को निकाला जिसमें कुछ अधूरी चिट्ठियां थीं। चार्ल्स के लिए लिखी गईं, कभी न भेजी गईं। एक पर लिखा था, जब मैं नहीं रहूंगी, तब शायद तुम सोचो कि मैं भी इंसान थी। और मैंने भी दर्द महसूस किया था। मैंने आंखें बंद कीं। अब कोई इंतजार नहीं करेगा। ना मैं उसके लौटने का, ना वो मेरी आवाज का। अध्याय 3। सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं। चार्ल्स, क्या ये टाई सूट कर रही है? एलिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। चार्ल्स ने उसकी ओर देखा। उसे जवाब देना चाहिए था, शायद हाँ या नहीं। पर उसकी नजरें कहीं और थीं। आईने में खुद को देखते हुए चार्ल्स को कुछ अधूरा लगा। सूट बिल्कुल फिट था। कमरा गुलाबों की खुशबू से भरा था। और सामने खड़ी लड़की वही थी जिसे उसने हमेशा अपनी पत्नी की तरह देखा था। तो फिर क्यों?
क्यों उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज पीछे छूट गई हो? चार्ल्स, एलिस ने फिर से पूछा, थोड़ी उलझन में। हाँ, हाँ। उसने झूठी मुस्कान ओढ़ी। बिल्कुल ठीक है। शादी में बस 2 दिन बचे थे। घर मेहमानों से भरा था। दोस्त, रिश्तेदार, शैंपेन की बोतलें, टोस्ट स्पीचेस, बैचलर पार्टी की बातें। सब कुछ हेलो और हनीमून प्लान्स में सिमट गया था। पर चार्ल्स की नींद अब टूटने लगी थी, हर रात। कभी किसी सपने में एक लड़की उसे पुकारती थी, सफ़ेद पहनावे में, धुंधले चेहरे के साथ। कभी अचानक इज़ाबेल की हंसी याद आ जाती। वो हल्की, बेतुकी हंसी जो वो तब हंसती थी जब बारिश में उसकी हील टूट जाया करती थी। उसने कई बार खुद को समझाया, तुमने सही किया, चार्ल्स। इज़ाबेल सिर्फ एक फेस थी, एक लत, एक कमजोरी। तुम अब बेहतर इंसान बन रहे हो। पर फिर भी वो टेक्स्ट उसे याद आ गया, वो जो इज़ाबेल ने कभी भेजा था और उसने देखा भी नहीं। मैंने डॉक्टर को दिखाया है। रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं हैं। उसे फिर झुंझलाहट हुई। अब अगर फिर से कोई मेल या मैसेज भेजेगी तो ब्लॉक कर दूंगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। पर अंदर कुछ था, एक बेचैनी जो ठंडी शराब भी नहीं बुझा पा रही थी। उसने अचानक एलिस की तरफ देखा, और जाने क्यों उसकी आंखों में इज़ाबेल का चेहरा झलक गया। वो चौंक गया। क्या हुआ? एलिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं। उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। बारिश शुरू हो चुकी थी। अध्याय 4, एक आखिरी चिट्ठी। खिड़की के बाहर रात उतर चुकी थी, काली, ठंडी और बिल्कुल वैसी जैसी इज़ाबेल के भीतर की दुनिया हो चुकी थी। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी, हर सेकंड जैसे किसी उल्टी गिनती का हिस्सा था। इज़ाबेल बिस्तर पर लेटी थी, शरीर में अब दर्द भी नहीं बचा था। शायद इसलिए क्योंकि अब कुछ महसूस करने को बचा ही नहीं था। नर्स ने उसे 2 दवाइयां दी थीं। नींद अच्छी आएगी, उसने कहा था। पर इज़ाबेल को नींद नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए था बस एक आखिरी सच कहने का मौका। उसने कांपते हाथों से डायरी निकाली, वही पुरानी जिसकी पहली पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं कुछ कह न पाऊं तो शायद ये पन्ने मेरे लिए कहेंगे। वो आखिरी पन्ना पलटती है और लिखना शुरू करती है। प्रिय चार्ल्स, शब्दों को चुन पाना आज मुश्किल हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानती हूं अब ये तुम्हारे सामने कभी पढ़े नहीं जाएंगे। तुम्हें हमेशा लगता था मैं नाटक करती हूं, कि मेरा दर्द नकली है, मेरी परवाह दिखावटी। काश तुम एक बार मेरी धड़कनों को छूते। वो धड़कनें जो हर दिन तुम्हारे नाम से शुरू होती थी और तुम्हारे नाम पर ही खत्म होती थी। मैंने कभी तुमसे ज्यादा नहीं मांगा, चार्ल्स। सिर्फ इतना चाहा कि तुम एक बार मेरी आंखों में देखो और समझो कि मैं तुमसे प्यार करती थी, बिना शर्तों के, बिना किसी नाम या हक के। आज इस बिस्तर पर लेटे लेटे मैं जानती हूं कि मेरा वक्त आ गया है और मैं चली जाऊंगी, बिना शोर किए, बिना विदाई मांगे। क्योंकि तुम वैसे ही विदा हो चुके थे, बहुत पहले। शायद जब तुम्हारी शादी हो रही होगी, मैं यहाँ इस बिस्तर पर सांसें गिन रही होंगी। शायद जब तुम हंस रहे होगे, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। पर तुम्हें एक बात बताना जरूरी है, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, आज भी नहीं। तुम्हारा नाम मेरी आखिरी सांसों में होगा। और शायद एक दिन जब तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। नफरत मत करना उस वक्त खुद से। बस इतना समझ लेना कि मैंने वाकई प्यार किया था। इज़ाबेल। उसने कलम रख दी। आंखों से 2 बूंदें गिरीं, न ठंडी न गर्म, बस चुप। रात के 3:30 बजे मॉनिटर की बीपिंग एक सीधी लकीर में बदल गई। इज़ाबेल चली गई, शांत, अकेली और अब दर्द से आज़ाद। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंची है जहां जीवन ने अपने सबसे क्रूर खेल की तैयारी कर ली है।
एक तरफ चार्ल्स की शादी है, रोशनी, भीड़, हंसी और शहनाइयाँ। दूसरी तरफ एक लड़की की चुप मौत। और जब इन दोनों दुनियाओं की टकराहट होती है, तब जो टूटता है वो सिर्फ इंसान नहीं होता, आत्मा भी होती है। अध्याय 5, जब खुशियाँ खामोश हो जाती हैं। शादी का मंडप सजा हुआ था। सफ़ेद फूलों की कतारें, रेशमी पर्दे, हल्की सी पुरानी क्लासिक धुन। चार्ल्स ने आर्मानी का टक्सीडो पहना था। एलिस के चेहरे पर एक परफेक्ट दुल्हन जैसी मुस्कान थी। आज तुम्हारा दिन है, चार्ल्स, उसके दोस्त ने पीठ थपथपाते हुए कहा। चार्ल्स मुस्कुराया, या कम से कम उसने मुस्कुराने की कोशिश की। पर सुबह से एक अजीब बेचैनी उसके सीने में धंसी थी, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कोई नाम बेमतलब बार बार दिमाग में आ रहा हो। इज़ाबेल। उसने सिर झटका। नहीं, आज का दिन उसकी याद के लिए नहीं है। लेकिन मन की आवाज़ कब किसी दूल्हे की माने। चार्ल्स। माँ की आवाज़ आई, फोटोग्राफर बुला रहा है। चार्ल्स ने कदम आगे बढ़ाए। तभी उसके एक दोस्त ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। भाई, तुझे एक कॉल आया था, अननोन नंबर से। मैं उठा नहीं सका, लेकिन एक वॉइसमेल आया है। सुनना जरा। चार्ल्स ने अन्ने मन से फ़ोन लिया, प्ले बटन दबाया। हेलो, ये सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। मिस इज़ाबेल मोरे को लेकर जानकारी देनी थी। चार्ल्स का दिल रुक गया। वो आज सुबह 3:34 पर निधन कर गईं। आखिरी इच्छाओं में लिखा था कि ये खबर मिस्टर चार्ल्स रेमन तक जरूर पहुंचे। पीप। वॉइसमेल खत्म हो चुका था। पर चार्ल्स की दुनिया भी। उसे चक्कर आने लगा। भीड़ की आवाज़ें अब बहुत दूर की लग रही थीं। इज़ाबेल मर गई? उसने खुद से पूछा, जैसे ये एक सवाल हो जिसे कोई जवाब दे। कंधों पर लोगों के हाथ थे। शादी की रस्में, फोटोज, एलिस की हंसी। पर सब आवाज़ें अब मफ हो चुकी थीं। उसके अंदर जैसे कुछ फट गया था। मैं चली जाऊंगी। शायद जब तुम हंस रहे होगे, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। वो लाइन, वो चिट्ठी। उसने अब तक नहीं पढ़ी थी, लेकिन दिल को सब पता था। चार्ल्स, क्या हुआ? एलिस घबराई। उसने बस एक नज़र उसे देखा। फिर सबको। फिर आसमान की तरफ। और पहली बार उसे लगा वो खुद से घृणा करने लगा है। उसने धीरे से कहा, माफ करना। मैं ये शादी नहीं कर सकता। अध्याय 6, चिट्ठियों में जिंदा एक लड़की। शादी के मंडप से उठकर चार्ल्स सीधे इज़ाबेल के घर पहुंचा, वो छोटा सा किराए का अपार्टमेंट जो वो कभी टेम्परी कहती थी। दरवाज़ा बंद था। चाबी दरवाजे पर टंगी थी। जैसे कोई कह गया हो, अब कुछ चुराने को बचा ही नहीं है, आ जाओ। अंदर सन्नाटा था। सिर्फ किताबों की खुशबू थी और अकेलेपन की। दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था। सिर्फ एक तारीख पर निशान था, अप्रैल 8, तुम्हारी शादी। चार्ल्स की सांसें रुक गईं। टेबल पर एक लकड़ी का बॉक्स रखा था, छोटा, पुराना और बहुत हल्का। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर थीं चिट्ठियाँ। इज़ाबेल की चिट्ठियाँ। हर चिट्ठी पर एक तारीख थी और एक छोटा सा शीर्षक। 1 सेंट जैन, जब तुमने मुझे नज़रअंदाज किया। 14 फेब, जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं मांगा। 5 मार्च, जब मैंने जाना कि मैं मर रही हूँ। 6 अप्रैल, जब तुमने कहा मैं बोझ हूँ। हर चिट्ठी एक सूली थी और चार्ल्स हर शब्द पर लहूलुहान होता गया। एक चिट्ठी में लिखा था, चार्ल्स, तुम्हें लगता था मैं क्लिंगी हूँ, पर सच ये है कि मैं उस इंसान से चिपकी रहना चाहती थी जो कभी मेरी आंखों में प्यार से देखता था। एक और चिट्ठी, चार्ल्स, मैंने वो सब सुना जो तुमने अपने दोस्तों से कहा था। देखना, 2 दिन में फिर गिड़गिड़ाएगी। मैं नहीं गई, क्योंकि इस बार मेरी सासों ने मुझे छोड़ दिया, तुमने नहीं। और फिर आखिरी चिट्ठी, 8 अप्रैल,
जब मैं मर गई। चार्ल्स, तुम्हारी शादी मुबारक हो। मैंने आज सुबह खुद को आईने में देखा और समझ गई कि अब जाने का वक्त आ गया है। पर तुम जानो, मैं मर नहीं रही, मैं बस वहां जा रही हूं जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरी सच्चाई के भीतर। चार्ल्स जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी हुई थीं। चेहरे पर ना आंसू थे, ना चिल्लाहट। बस एक खामोश पागलपन। वो रात भर उन चिट्ठियों के बीच बैठा रहा। कभी मुस्कराया, कभी खुद से बात करने लगा। इज़ाबेल, तुम यही हो ना? देखो, मैं अब मानता हूं। तुम सही थी। तुम सच में बीमार थी। मुझे माफ कर दो। प्लीज, एक बार बस आ जाओ। एक बार। रात के 3 बजे पड़ोसियों ने उसकी दीवारों से चीखें सुनी। कांच टूटने की आवाज। फिर खामोशी। सुबह चार्ल्स को इज़ाबेल के बिस्तर पर बैठा पाया गया। चिट्ठियां सीने से लगाए हुए, आंखें खुली, पर होश गायब। डॉक्टर ने कहा, नर्वस ब्रेकडाउन। पर जो वहां था, वो पागलपन से ज्यादा कुछ था। अब कहानी वहां पहुंची है जहां रोशनी नहीं लौटती, जहां क्षमा भी देर से आती है और पछतावा जिंदगी को कुतरता रहता है। चार्ल्स अब जिंदा है, पर सिर्फ सांसों में। दिमाग, दिल और आत्मा तो उस दिन इज़ाबेल के साथ दफन हो गए। अब हम कहानी के अंतिम अध्याय में हैं, जहां नायक नहीं बचा, न प्रेम, सिर्फ एक गूंजती हुई खामोशी। अध्याय 7, जहां आवाजें मर जाती हैं। 3 महीने बीत चुके थे। चार्ल्स अब अपने आलीशान घर में नहीं था। वो अब एक सरकारी मानसिक पुनर्वास केंद्र में था। कमरा नंबर 17। दरवाजे पर सिर्फ एक नाम था, सी रेमंड। हर सुबह वो उठता है और खिड़की की तरफ देखता है। इज़ाबेल आई क्या आज? वो पूछता है। नर्स सिर हिला देती है, जैसे कोई छोटे बच्चे को मना कर रहा हो। फिर वो टेबल पर जाकर वही लकड़ी का बॉक्स खोलता है। इज़ाबेल की चिट्ठियां। हर दिन वो उन्हें फिर से पढ़ता है। उन्हीं को सुनाता है, जैसे इज़ाबेल सामने बैठी हो। देखो, इज़ाबेल, आज मैंने नाश्ता किया। तुम होती तो कहती, फाइनली, चार्ल्स। और फिर मुस्कराता है। वो टूटी हुई, मासूम मुस्कराहट, जो पागलपन से ज्यादा मासूमियत की चीख है। एक दिन नर्स ने देखा, वो दीवार पर कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहे हो, चार्ल्स? उसने धीरे से कहा। वो जो इज़ाबेल कभी कह नहीं पाई। दीवार पर लिखा था, कभी कभी सबसे गहरा प्यार वो होता है जो सबसे चुपचाप मरता है। और सबसे बड़ा गुनाह वो है जिसे तुम समझते ही तब हो जब माफी मांगने वाला कोई बचा नहीं होता। एक रात वो कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर शांति थी, पर दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। उसके हाथ में आखिरी चिट्ठी थी, जो शायद उसने खुद के लिए लिखी थी। इज़ाबेल, मैं अब आ रहा हूं। वहां जहां तुम हो। शायद मुझसे नफरत करने, या शायद बस खामोशी से बैठने। पर इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आ रहा। मैं बस तुम्हारा बोझ उठाने आ रहा हूं, क्योंकि अब मेरा कुछ बचा नहीं है। चार्ल्स रेमंड, उम्र 33, मृत्यु, आत्मा के क्षय से। अस्पताल की रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं थी, पर सब समझ गए थे, वो अंदर से मर चुका था। एपिलॉग, उस खामोशी में। इज़ाबेल की एक तस्वीर उसकी कब्र के पास रखी थी। चार्ल्स की राख उसी के पास दफन की गई। कोई फूल नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। बस वो बॉक्स पड़ा था पास में। इज़ाबेल की चिट्ठियां। हवा चलती रही, और जैसे किसी अनदेखे कोने से एक धीमी आवाज आई, चार्ल्स। देर बहुत हो गई थी, लेकिन कम से कम अब हम साथ रहेंगे।